नमस्कार। बीए प्रथम सेमेस्टर के समस्त छात्र जो हिंदी विषय लिए हुए हैं उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी काव्य, वह आज से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इकाई 1 जो आपकी विषय वस्तु है, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा एवं विकास। कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा का वास्तविक आरंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जिन लेखकों ने अपना विचार दिया है उनका विवरण निम्न प्रकार से है। कह रहे हैं गारशा दत्ताशी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ। फ्रेंच विद्वान गारशा दत्ताशी ने अपनी रचना इस्त्वार द ला लिटरेयूर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ में किया है और इसका प्रकाशन उन्होंने 2 भागों में किया। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में किया। हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णानुक्रम में प्रस्तुत करने वाले इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास करना, कवियों का कालानुक्रमानुसार वर्गीकरण न करना तथा युगीन परिस्थितियों का विवेचन न करना जैसी कुछ कमियां हैं। लेकिन इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही कवियों के रचनाकाल का निर्देश भी किया गया है, अतः इसे इतिहास ग्रंथ कहने में भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। हिंदी एवं उर्दू के विभिन्न कवियों का वर्णानुक्रम विवरण प्रस्तुत करने वाले गारशा दत्ताशी ने अपने ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ में भी कालानुसार विभाजन न करना एवं कालक्रम संबंधी परिस्थितियों का वर्णन न करने जैसी कुछ खामियां हैं। फिर भी ग्रंथी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। इस ग्रंथ में हिंदी कवियों के रचना काल का भी निर्देश मिलता है। इस प्रकार इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ मानने में संदेह नहीं करना चाहिए। तो प्रथम ग्रंथ जो है हम मान सकते हैं इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी को। उसके बाद हैं शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरी महत्वपूर्ण कृति शिव सिंह सेंगर द्वारा सन 1883 ईस्वी में रचित शिव सिंह सरोज है। यानी इनकी जो कृति है वो है शिव सिंह सरोज। और इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इन्होंने प्रायः सभी कवियों का रचना काल एवं जन्म काल भी दिया है और आज इनमें से अधिकांश अविश्वसनीय है। इतिहास लेखन के लिए जिस तटस्थता, परीक्षण एवं वर्गीकरण की क्षमता की अपेक्षा की जाती है उसका नितांत अभाव इस ग्रंथ में दिखाई देता है। परवर्ती इतिहासकारों ने ग्रंथ में दी गई सामग्री का उपयोग करते हुए अपने इतिहास ग्रंथों की रचना की है। एकमात्र यही इस विशाल ग्रंथ की उपादेयता है। यानी शिव सिंह सेंगर की एक प्रमुख कृति आप बता सकते हैं शिव सिंह सरोज है। उसके बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के तीसरी कृति ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हुआ। यानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन की यह कृति है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
और इसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया। और यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और इसे 11 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त एवं अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। यानी किशोरी लाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। कोई आपसे पूछे कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है, तो द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों का कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है, उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का प्रयोग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कृतियों को स्थान दिया है। फिर उसके बाद मिश्र बंधु, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में की गई। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में, चौथे भाग का प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास करते हुए रचना को 8 कालखंडों में विभक्त किया। विभिन्न कालखंडों के कवियों का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके साहित्यिक महत्व को उजागर किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में यह स्वीकार किया है कि रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। उसके बाद हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए यह सिद्धांत स्थापित किया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना इस साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान काल विभाजन के संबंध में है। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। लिख रहे हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। उन्होंने इतिहास साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर नया नामकरण भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं मध्यकाल के रूप में किया। यानी अब बता सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मध्यकाल। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ये हिंदी जगत में एक नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने की योजना क्रियान्वित करने का प्रयास किया है। इनमें एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है।
इन्होंने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को चारण काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को चारण काल कहा, उसको इन्होंने अधिक उपयुक्त समझा है तथा इससे पहले साहित्य को संधि काल नाम दिया है। उन्होंने अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री को हिंदी में समेट लिया, इसलिए इसलिए वे स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर गए। इसका दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है, अतः यह अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक का ही विवेचन किया गया है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी के बाद यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को नतमस्तक होकर स्वीकार किया गया है तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया। साहित्य के इतिहास के संबंध में उनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु उनमें दिए गए स्वतंत्र लेख हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन हेतु नई सामग्री और नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। ये आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत हैं। जैसे शुक्ल जी ने जिस काल को वीरगाथा काल कहना उचित माना है उसे आचार्य द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। वीरगाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, शुक्ल जी ने भक्ति आंदोलन का उदय का प्रमुख कारण पराजित हिंदी जाति की निराशा को माना है, वहीं द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है। द्विवेदी जी ने भक्ति का उदय इसके प्रभाव से हुआ नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि हिंदी संत काव्य पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का सहज विकसित रूप। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। यह ग्रंथ अनेक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है, जिससे शैली की एकरूपता नहीं रह पाई है। इस ग्रंथ में की योजना हिंदी साहित्य की इधर उधर बिखरी हुई सामग्री को एक स्थान पर एकत्र कर उसे श्रृंखलाबद्ध कर देने हेतु की गई। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में लिखा। लेखक के अनुसार विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनसे बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वे इन शोध निष्कर्ष के अनुरूप इस साहित्य को नवीन रूप में प्रस्तुत करें और पुरानी मान्यताओं से चिपके न रहें। डॉक्टर गुप्त ने इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया तथा हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 काल खंडों, प्रारंभिक काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया। प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल के अंतर्गत वे तीन प्रकार के काव्यों की रचना को स्वीकार करते हैं: धर्माश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य और राजाश्रित काव्य। धर्माश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत 5 काव्य परंपराओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है: धार्मिक रास काव्य परंपरा, संत काव्य परंपरा, पौराणिक काव्य परंपरा, पौराणिक प्रबंध का परंपरा और रसिक भक्ति परंपरा। राजाश्रित काव्य परंपरा के अंतर्गत 5 काव्य परंपरा को अस्तित्व को स्वीकार किया गया: मैथिली गीत परंपरा, ऐतिहासिक रास परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र काव्य परंपरा और ऐतिहासिक मुक्तक परंपरा, शासीय मुक्तक परंपरा। लोकाश्रित काव्य परंपरा को केवल गेय काव्य परंपराओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। रोमांसित कथा काव्य परंपरा एवं स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा। आधुनिक काल को स्वतंत्र रूप से हुआ माना जाता है, अतः उसमें इस प्रकार की काव्य परंपराओं का समावेश नहीं है। धन्यवाद। शेष अगले दिवस।